एक्चुअली क्या है कि जब से मैंने धर्मपाल को पढ़ना शुरू किया, धर्मपाल जी को आज से 25, 26, 27, 28 साल पहले से, तो ये बात समझ में आने लगी। और जब हम लोगों ने रिसर्च किया था हमारे गांव में, जब स्कूल में काम करते थे, तो उसमें वो जो जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई कि गांव की महिला ने कहा कि भाई ये बच्चे हमारे बर्बाद हो रहे हैं पढ़ लिख करके। और फिर जब उसने कहा कि होना सिखाओ, दिखना दिखाना मत सिखाओ, ये एक्चुअली मैं कहूं तो मेरी तो पूरा मेरी ये विचार की यात्रा वहीं से मैं शुरू मानता हूं। एंड देन मीटिंग धर्मपाल, एंड देन वो जब उन्होंने ध्यान आकर्षण किया कि गांव के लोगों की तरफ, साधारण भारतीय की प्रति, तो एक और गांधी जी को भी पढ़ते थे, उसमें भी ये बात आती थी कि भारत के साधारण की बात वगैरह वगैरह। और धर्मपाल जी ने ये भी ध्यान दिलाया कि वी आर अ डिसफंक्शनल सोसाइटी टुडे। आज हम, मतलब हमारी जो नियम कानून व्यवस्थाएं हैं, जिस पैराडाइम में हम रह रहे हैं, वो हमको एक तरफ धकेलती है, पुश करती है, या कंपेल करती है एक खास तरह से जीने को, सोचने को, पैसे कमाने को। जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो एक तरह से उसमें उसका एक प्रभाव रहता है। कोई उस दबाव में ज्यादा आता है, कोई थोड़ा कम आता है, लेकिन उनका वो दबाव तो है, वो पुश फैक्टर है वहां से। और जो ये समझ में आया कि जो हम हैं, इन द सेंस दैट व्हेन आई एम नाउ टॉकिंग एज एन इंडियन, कि जो एक भारतीय चित्त या भारतीय मानस कहो, वो इतना करप्ट होने के बाद भी, करप्शन मतलब ये 200 साल की एजुकेशन के बावजूद और ये आधुनिकता के प्रभाव के बावजूद, उसका जो एक इंट्रिंसिक स्वभाव है, वो शायद उसको अलग दिशा में जाने को प्रेरित करता है। और जो ये जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं, जिस कानून की व्यवस्था में हम रह रहे हैं, जिस शिक्षा व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, जुडिशियरी सिस्टम एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसको गांधी जी ने 5 चीजों को जिसका हिंद स्वराज में जिक्र किया है, ये सारा सिस्टम आपको दूसरी तरफ ले जाने को पुश धकेल रहा है। और ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। और दिस इज द कॉज ऑफ आवर दैट डिसफंक्शनल सोसाइटी जो बोलते हैं धर्मपाल जी। मुझे लगा कि यहाँ है प्रॉब्लम। हम चीजों को अलग तरह से देखने के अभ्यस्त रहे हैं, बावजूद बहुत बदला है, लेकिन हमारा जो इंट्रिंसिक स्वभाव है वो कुछ और तरह का है। ऐसा एक आभास सा होने लगा कि ये ऐसा कुछ है। वो बात पकड़ में पूरी तरह आने में टाइम लगा। और तो और फिर ये रिम्पोचे जी के साथ मैंने आधुनिकता को समझने में बहुत समय लगाया। उसमें सरन साहब की किताबें भी बहुत मदद की, वो भी। तो इसमें ये समझ में आया कि ये आधुनिकता ये भी वही सिस्टम की ही बात है अल्टीमेटली। और जैसे हमारा दिमाग बन गया, क्योंकि मैं सिस्टम और दिमाग को अलग नहीं रख रहा हूं, द वे वी परसीव थिंग्स, दिस इज ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ द काइंड ऑफ एजुकेशन एंड द काइंड ऑफ environment that we live in, that shapes our mind, the way we perceive things. तो ये जो आधुनिकता है, इसमें ये साफ साफ दिखने लगा कि ये जितने भी मेजर इश्यूज आज के दिन दिख रहे हैं संसार में, वेदर इट इज इकोनॉमिक क्राइसिस है, गरीबी अमीरी का बढ़ता हुआ फासला है, और एक तरह से लालच, और सब everyone seems to be running a race and not bothered about the other। एक तरह से समाज में एक हिंसा आ गई है। और ये मैं भारत की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो और ये युद्ध और वॉर एंड सो मच मनी स्पेंट ऑन द arms and ammunitions, and no one can say it is wrong because that's the way it is, क्योंकि ये नहीं करोगे तो कोई तुम पे चढ़ाई कर देगा, तो तुमको अपने बचाव के लिए करना पड़ता है। मतलब अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि भाई ये जो न्यूक्लियर वेपन आपको बनाने पड़ेंगे, इसलिए नहीं कि आपको किसी पे छोड़ना है, बट इसलिए कि कोई आप पे ना छोड़े, इसलिए आपको बनाना पड़ेगा। एंड दैट इज there is some truth in that, a lot of truth in that।
तो आज के दिन बहुत कुछ आपको इसलिए करना पड़ता है अपने बचाव के लिए, और वो काम जो आप कर रहे हैं अपने बचाव के लिए वो कोई अच्छा नहीं माना जा सकता किसी भी मापदंड से। तो एनवायरनमेंट की क्राइसिस ले लीजिए, रिसोर्स की क्राइसिस ले लीजिए, नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीशन ले लीजिए, कार्बन फुटप्रिंट की बात ले लीजिए, फॉसिल फ्यूल की बात ले लीजिए, वॉर की, टेररिज्म की बात ले लीजिए, दिस extreme disparity between nations and between people within the nation. और ये मुझे तो एक और बात लगने लगी कि we have become faithless people, you know. We, meaning the educated lot, we have no faith. We may be going to a temple or a church, but we don't really have that deep faith which our ancestors had, and that gave them some kind of an anchor, and that was important to keep stability in the society. वो बिल्कुल है ही नहीं। तो मुझे ये जो सारी चीजें, इसको मैं एट्रीब्यूट कर सकता हूं कि ये मॉडर्निटी की वजह से है, लेकिन व्हाट इज द वे आउट, यू नो। तो फिर मैं जब सभ्यता को समझने लगता हूं भारत की, और जब मैं पुराने डॉक्यूमेंट्स पढ़ता हूं, और मैं अपने ही खुद के ही मेमोरी में, बचपन की मेमोरी में उस समाज को देखता हूं जहां मेरा बचपन गुजरा, और मैं अपने एंसेस्टर्स को देखता हूं जो आज नहीं है, तो I find that they were living a more value-based life than I am living. And I'm talking in generalities, of course. And they were far more satisfied than, you know, my generation is, and my younger to me generation is. The younger generation is far more restless. तो जो वेलबींग, अगर एक शब्द अगर मैं शब्द उसको इंपॉर्टेंस देता हूं, वेलबींग, यू नो, सो इस वेलबींग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और वेलबींग ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, इस एस्पेक्ट से अगर मैं देखता हूं तो मैं पाता हूं कि हम लोग तो दूर होते जा रहे हैं उससे, यू नो। तो ये दूर, एक तरफ तो दूर होते जा रहे हैं, और एक तरफ ये दिखाई देता है कि हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा अलाइंड थे वेलबींग से। जितना हम पीछे जाते हैं उतना ज्यादा अलाइंड दिखते हैं हमें। यूरोपियन डॉक्यूमेंट्स की मैं कई बार बात कर चुका हूं, जो ट्रैवलर्स यहाँ आए उन्होंने जैसा भारत देखा, तो यहाँ पे चोरी नहीं हो रही है, यहाँ पे लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे अमीर गरीब के बीच का बहुत फासला नहीं है, एंड पीपल लुक क्वाइट कंटेंटेड, यू नो। तो ये, और ये कोई राजा के डर से या पुलिस के डर से या कानून के डर से ऐसा हो रहा हो, ये बात भी नहीं है। सो वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? आज तो डर के मारे कोई आदमी झूठ नहीं बोलेगा, डर के मारे चोरी नहीं करेगा, डर के मारे गलत काम नहीं करेगा, अदरवाइज कर लेगा। पर उधर पूरा का पूरा समाज, पूरे के पूरे लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, और डर के वजह से नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बात है, ये लगता है कि ये हमारी सभ्यता में, ये कहीं ना कहीं उनकी मान्यताओं में निहित है, और उस समय के लोग उससे कनेक्टेड थे, बिकॉज दे वर कनेक्टेड विद देयर रूट्स। हम आज रूट से डिस्कनेक्टेड हो गए, इसलिए हमको उन चीजों का असर नहीं पड़ता, भूल भी गए हैं। तो मुझे ये लगा कि ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट है, जिसमें कि ईश्वर को या कोई भी चीज, डिविनिटी को रिप्लेस कर दिया गया है बाय द सो कॉल्ड रूल ऑफ लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कहीं बहुत फंडामेंटल गड़बड़ हो गई है। Constitution maybe it is required in today's, we cannot imagine a nation without a constitution, but is our constitution has to be aligned with our civilizational understanding or not is the question. If it is aligned, then perhaps it will give rise to a different kind of a system. If it is not aligned, and if it is, ये assumption है कि भाई दुनिया के सब लोग irrespective of which culture or which civilization they come from are equal, you know, in that sense, तो उस पे एक ही तरह का कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही तरह की वैल्यू सिस्टम सब पे लगाया जा सकता है। यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी फंडामेंटल गड़बड़ लगती है, और मुझे लगता है ये सिस्टमैटिक ढंग से 1900 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस चीज पे अमेरिका और वेस्ट ने काम किया है कि पूरे दुनिया को एक ही तरह की सोच, एक ही तरह की मान्यताएं, एक ही तरह की जीवन शैली में ढाला जाए।
मेनली उनका सोच एक प्रकार का हो, उनकी वैल्यू सिस्टम एक प्रकार की हो। हालांकि मुझे उसको वैल्यू भी कहने में संकोच होता है, बट for lack of a better word at the moment and to communicate, I'm calling it value system, like today's value system of the liberal democratic system, which is usualized everywhere, और उसी को सब कोई फॉलो कर रहे हैं। उसमें फ्रीडम, इक्वालिटी और राइट की बात होती है। ये मॉडर्न वैल्यू सिस्टम है और उसमें इंडिविजुअलिज्म निहित है। और ये जो हमारी सभ्यतागत मान्यता रही है, और उसकी अगर आप उसकी मतलब जो लोग जानते हैं रविंद्र शर्मा जी को, और वो जिस तरह से डिस्क्राइब करते थे, बताते थे हमारी ग्राम व्यवस्था, हमारी जाति व्यवस्था, हमारे लेन देन की व्यवस्था, हमारा जजमानी सिस्टम, ये जब बताते थे तो उसमें उसके वैल्यू सिस्टम कुछ और दिखाई देते हैं। उसके वैल्यू सिस्टम ये फ्रीडम, राइट और इक्वालिटी से मिलते नहीं है। वो वहां पे समता तो है, समानता नहीं है। इस इक्वालिटी में समानता की ज्यादा बात होती है, समता की बात कम होती है। कि यहाँ पे तुम भी 2 रोटी खाओ, मैं भी 2 रोटी खाऊं, ये वाले सिस्टम है ये इक्वालिटी में। जबकि वो समानता वाले सिस्टम में ये है कि जितनी भूख हो उतना खाओ। तो मेरी भूख अगर 1.5 रोटी में शांत होती है तो मैं 1.5 रोटी खाऊं, और आपकी भूख अगर 2 में शांत होती है तो आप 2 खाएं, और इसको इक्वालिटी कहा गया है वहां पे। तो देयर इज अ फंडामेंटल डिपार्चर। दिस इज ऑल आज की जो व्यवस्थाएं हैं वो दिखने वाले आयामों पे, द मैनिफेस्टेड जो पैरामीटर्स हैं, जो दिखाई दे सकते हैं, जो मटेरियल है इन नेचर, उस पे बेस्ड है। और मुझे लगता है अपने सभ्यतागत जो मापदंड थे, पैरामीटर्स थे, मान्यताएं थी, दे फोकस्ड मोर ऑन द what should I say, what is the right word, the invisible side, the intangible side, rather than the manifested side. But they were more qualitative in nature, and this is more quantitative in nature, if these are the two sides, you know. Now इस पे सारा का सारा फोकस हो गया है। और मुझे लगता है कि अगर भारत को फिर से खड़ा होना है, वो ताकत वापस लानी है, आसान काम तो नहीं है। और अगर दुनिया को भी फिर से थोड़ा सैनिटी की तरफ जाना है, वेलबींग वाले पैराडाइम की तरफ जाना है, तो मे बी वी नीड टू रीथिंक अबाउट दिस एंड चैलेंज दिस यूनिपोलैरिटी व्हिच हैज बीन इम्पोज्ड ऑन द एंटायर वर्ल्ड सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और हमको मतलब मैं कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर सैक्रो वो नहीं है, पर मुझे लगता है अंदाजन उसी टाइम 42-44 से ये बहुत जोरों से ये काम शुरू हो गया। और हमको जो दुनिया की प्राचीन सभ्यताएं रही हैं उनमें कुछ तो खत्म सी हो गई, लेकिन अभी भी बहुत सारी हैं। चीन की सभ्यता बड़ी सभ्यता रही है। हालांकि कल्चरल रेवोल्यूशन में बहुत कुछ खत्म हुआ होगा, उनके यहाँ बहुत नुकसान हुआ होगा, लेकिन खत्म तो कुछ नहीं होता है, तो वहां अभी भी बहुत कुछ बचा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। चीन बड़ी सभ्यता रही है, भारत एक बड़ी सभ्यता रही है, शायद रूस भी एक बड़ी सभ्यता रही है, और भी दुनिया में सभ्यता रही होंगी जो अभी भी जिंदा है। तो इन सभ्यताओं की जो मान्यताएं रही हैं, इनके जो वैल्यू सिस्टम्स रहे हैं, वो आज जो वैल्यू सिस्टम और जो मान्यताओं में हम जी रहे हैं या जीने को बाध्य हैं, उससे अलग रही है। आई थिंक दैट दे नीड टू बी एग्जामिन्ड एंड पीपल नीड टू वर्क टूवर्ड्स चैलेंज दिस यूनिपोलैरिटी एटलीस्ट। और फिर हर सभ्यता को अगर लगे कि हमारी सभ्यता के सिस्टम में कुछ दम है, उसकी मान्यताओं में दम है, उसकी मूलभूत मूल्यों में कुछ दम है, तो उनके लिए ये छूट होनी चाहिए कि वो उस तरह से अपना विकास करें, वो उस तरह से अपना ऐसे विकास, आई डोंट मीन इट इन द मटेरियल सेंस जैसे आज बोला जाता है, पर अपना ग्रोथ, अपना फॉरवर्ड मूवमेंट उसके आधार पे करें। ये मुझे आवश्यक लगता है, क्योंकि ये तो गलत तो है ही, ये एक ट्रैप भी है कि, और ये जो मॉडर्न वैल्यूज निकली है, ये तो पूरी की पूरी वेस्टर्न क्रिश्चियन मान्यताओं उसके रूट में है। तो this definitely needs to be challenged, and therefore I think we should start at least a conversation at local level, at international level,
and we should start talking about it, and we should start also trying to find out what are those fundamental belief principles, assumptions, moorings of Indian civilization. We should try and find that out. I can name a few. Just for instance, we believe our Indian civilization, irrespective of whether you come from a Sanatan tradition or you come from a Buddhist tradition or Jain tradition or Sikh tradition, whichever tradition you come from, we believe in the in afterlife. Yeah, reincarnation की जो पूरी थ्योरी है उसमें उसको हम मानते हैं, है ना. ये हम मानने वाले सभ्यता से हैं. हम इंटरकनेक्टिविटी को मानते हैं कि कोई भी सुपीरियर स्पीशी नहीं है इस दुनिया में और कोई भी इंफीरियर नहीं है. वी आर ऑल इक्वल देयर. सो एक कीड़ा मकोड़ा और एक मनुष्य दोनों की इक्वल अहमियत है इन मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्सल ऑर्डर ऑफ थिंग्स. So you don't have any special privileges. You have special responsibility maybe because you have some extra capabilities. And because of that, you have extra responsibility, but you don't have extra right. तो ये दो चीज तो मुझे पकड़ में आई है. इस पे और भी काम होना चाहिए. और क्या है, किसको हम पाप कहते हैं, किसको हम पुण्य कहते हैं, किसको हम अच्छा कहते हैं, किसको हम बुरा कहते हैं व्यवहार के दृष्टि से. हमारे यहाँ जैसे संतोष और शांति की बहुत बात हुई है. मुझे लगता है इतनी बात कहीं और नहीं हुई है. तो ये संतोष की अगर बात इतनी ज्यादा हुई है ना, और शांति की इतनी बात हुई है, मैं सुख को नहीं ले रहा हूं क्योंकि सुख बहुत एक अजीब ऐसा शब्द है जिसमें प्लेजर भी घुसा हुआ है और आंतरिक शांति भी घुसी हुई है, इसलिए मैं अभी उसको नहीं लेता हूं. लेकिन शांति और संतोष को यहाँ बहुत अहमियत दी गई है, और फिर आनंद को भी. तो ये क्या है और ये कैसी मान्यताओं वाले लोग इसकी बात कर सकते हैं? हाउ इज इट अचीवेबल फॉर ऑल और फॉर मोस्ट पीपल, नॉट फॉर अ सिलेक्ट फ्यू, बट इज इट वी हैव बिलीव दैट पूरा समाज शांति से रह सकता है, सब लोग शांति और संतोष से रह सकते हैं. तो उसमें फिर कुछ रहा होगा ना, और कुछ जिसको लोग मानते होंगे. एंड आई सी इट, मतलब व्हेन आई सी माय ग्रैंडफादर्स जनरेशन, दे एक्चुअली प्रैक्टिस दिस टू अ वेरी वेरी लार्ज एक्सटेंट. That whole entire generation, I mean, I'm not talking of one or two individuals. They were far more contented. They were far more at peace with themselves than we are today. So what was it that made them so? That is the question. जैसे अगर ये 3 गुण होते हैं ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो हमको ये तो लग रहा है कि हमारा राजसिक गुण में थोड़ी वृद्धि हो रही है शायद, लेकिन हमको साथ साथ में सात्विक गुणों की वृद्धि भी करनी पड़ेगी टू मेंटेन दैट बैलेंस. अदरवाइज वी कैन, थिंग्स कैन गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. मतलब आवर स्ट्रेंथ हो सात्विक. राजसिक तो था, लेकिन सात्विक था कि यहाँ पे बिना पुलिस के, बिना डंडे के लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिना पुलिस के, बिना झंडे के चोरी नहीं हो रही है, बिना पुलिस के, बिना डंडे के अमीर और गरीब के बीच का फासला कम है. ये राजसिक से नहीं आया, ये सात्विक से आया. एंड दिस इज आवर मेन स्ट्रेंथ. तो इस पे हम लोगों को, कुछ लोगों को काम करना होगा, कुछ लोगों को राजसिक पे काम करना होगा, और कुछ लोगों को तमस हटाने पे काम करना होगा. ये तीनों दिशा में काम करने की जरूरत है.